नमस्कार, मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। देखिए, कारक जो पाठ है वो नवम वर्ग और दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में, मूल रूप से दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में अलग से जोड़ा नहीं गया है, ठीक ना। जैसे संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को जोड़ा गया है कुछ पॉइंट्स के साथ, उसी प्रकार कारक को जोड़ा नहीं गया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े होने के बावजूद कारक हमको निश्चित रूप से और हर कक्षा में पढ़ना ही होता है। भले ही कारक नहीं जुड़ा है, लेकिन 5 नंबर का अनुवाद तो है, और अनुवाद तब तक नहीं बनेगा जब तक आप कारक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आज की इस कक्षा में हम कारक का प्रारंभ करने वाले हैं और निरंतर ये कक्षा आगे बढ़ती जाएगी और हम लोग पूरा अंतिम तक, अधिकरण तक पढ़ेंगे और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि कारक होता क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और वे कारक क्यों हैं। ठीक, ये सारी बातों का अध्ययन आज हम लोग कक्षा में करेंगे। तो देखिए, कारक क्या है, तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम, देखिए क्रिया तो समझते हैं वर्ब, और अन्वय का मतलब होता है संबंध। अन्वय का मतलब होता है संबंध, और अन्वयी का मतलब होता है जिसमें वह संबंध हो। अन्वयी मतलब अन्वय जिसमें हो, अर्थात संबंध जिसमें हो। कहने का मतलब क्रिया के साथ, जिसमें क्रिया से के साथ जिसका संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, वही आगे स्पष्ट हुआ है। कहते हैं क्रियान्वयी कारकम। कहीं कहीं पर बुक में क्रियान्वयित्वम कारकम ऐसा भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्रियान्वयित्वम लिखेंगे तब लिखेंगे कारकत्वम, और अगर कहेंगे क्रियान्वयी तब होगा कारकम। क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ऐसी परिभाषा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहते हैं कि क्रिया सह, अर्थात क्रिया के साथ, यस्य जिसका, प्रत्यक्ष रूपेण, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, संबंधो भवति, संबंध होता है, तदेव कारकम, वह ही कारक होता है। अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे ही क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध जिसका होता है, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे ही कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा स्पष्ट हो गई। क्रियान्वयी कारकम, या फिर क्रियया सह यस्य प्रत्यक्ष रूपेण संबंधो भवति तदेव कारकम। ठीक, या हिंदी में इस प्रकार से भी आसानी से समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे ही कारक कहते हैं। ठीक, इस कारक की संख्या कितनी है, तो संस्कृत भाषा के अनुसार संस्कृत में कारक कितने हैं, 6 प्रकार के कारक हैं। ध्यान दीजिएगा, कारक कितने हैं, 6 प्रकार के। प्रायः बच्चे 8 प्रकार के पढ़े होते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमाणित करेंगे कि कारक 8 प्रकार के नहीं हैं, 6 प्रकार के ही हैं। संस्कृत भाषा में 8 प्रकार के हैं, तो किस भाषा में है, हिंदी भाषा में 8 प्रकार के हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के ही कारक हैं। और वे कारक 6 ही क्यों हैं, 2 जिसको हम कारक नहीं मानेंगे, अर्थात संबंध और संबोधन 2 कारक नहीं है, तो वे कारक नहीं है, तो क्यों नहीं है, और जो कारक हैं तो वो कारक क्यों है, ऐसा हम लोग स्पष्ट आज करेंगे। देखिए, ये कारक कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है, तो एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षड्। ये इस श्लोक में कारक की संख्या और कारक उन कारकों के नाम दिए गए हैं। क्या है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षड्। ऐसे 6 कारक कहे गए हैं। कौन कौन, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक।
ये 6 प्रकार के कारक कहे गए हैं। हमने यहाँ पर नोट में लिखा है, जिस 2 को हमने छोड़ा है यहाँ पर, किसको किसको, संबंध को और संबोधन को हमने छोड़ा है। तो ये संबंध और संबोधन के बारे में ध्यातव्य जो बातें हैं वो समझ लीजिए। यह जो संबंध और संबोधन है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक नहीं है। फिर से समझ लीजिए, यह संबंध और संबोधन संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक नहीं है, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक है। तो होगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक नहीं है, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, परिभाषा ही बदल जाती है। संस्कृत में परिभाषा है क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वह कारक होता है। और हिंदी भाषा में इसकी परिभाषा है जिसका संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्या अंतर है? संस्कृत में क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए और हिंदी व्याकरण के अनुसार जो कारक की परिभाषा है उसमें कहते हैं कि जिसका संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध हो। तो स्पष्ट यह होता है कि यह जो संबंध है और यह जो संबोधन है, इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में कारक नहीं है ये दोनों, और इसका संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होता है, इसलिए ये दोनों हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक हैं। स्पष्ट हो गया? तो कभी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको बिल्कुल क्लियर रहना है इस बात को लेकर के कि संस्कृत में कारक 6 हैं। वो 6 कारक क्यों हैं? क्योंकि उन 6 का क्रिया के साथ संबंध है, और ये 2 जो हैं संबंध और संबोधन, उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसलिए वह कारक नहीं है। कोई पूछेगा हिंदी व्याकरण में तो कारक हैं, तो कारक वहाँ इसलिए हैं क्योंकि हिंदी व्याकरण में परिभाषा ही अलग है कारक की। वहाँ परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिसका संबंध हो, ठीक है, उसको कहते हैं कारक। इसलिए वहाँ पर परिभाषा बदल गई तो वहाँ पर हम पहचानने का तरीका भी बदल जाएगा। इसका संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध है, इसलिए ये वहाँ पर कारक हो जाएंगे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक नहीं होंगे। ठीक, उम्मीद है चीज़ें स्पष्ट हो गई। अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए, निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं कि हमने जिन 6 के बारे में कहा है कि इसका प्रत्यक्ष संबंध क्रिया के साथ है, हम कहें और आप मान लेंगे? मेरे कहने मात्र से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी क्या? एक न्याय है कि न तो कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाणाभ्याम बिना, ठीक है, न तो कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाणाभ्याम बिना, बिना लक्षण और प्रमाण के वस्तु की सिद्धि, किसी बात की सिद्धि, किसी सिद्धि नहीं हो पाती है बिना लक्षण के और बिना प्रमाण के। तो हम कह देंगे तो आप मेरे कह देने से मत मानो, स्पष्ट हो जाएगी अभी उदाहरण के को देखने पर, ठीक ना, तो आपके भी समझ में आ जाएगा और आपको समझ में इतना आ जाएगा कि आप दूसरे को समझाने लायक हो जाएंगे। तो देखिए, हम अभी चूंकि आप कर्ता नहीं जानते हैं, कर्म नहीं जानते हैं, करण नहीं जानते हैं, ठीक ना, लेकिन अभी उदाहरण तो हमको देना है ना, कारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, ये पढ़ा समझाने के लिए। तो थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम उदाहरण को स्पष्ट करेंगे और प्रमाणित करेंगे। देखिए, जो काम करता है ना उसी को कर्ता कहते हैं। जो भी कार्य कर रहा, अभी मोटा मोटी समझिए एकदम आसान भाषा में, जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई जा रहा है, तो सारा काम है ना, और वह कार्य जो कर रहा है वही करता है। अब हमको प्रमाणित क्या करना है कि यह जो करता है वो कारक है कि नहीं है। कैसे जब जानेंगे? तो इस परिभाषा के अनुसार यदि सेट हो गया तो कारक होगा, अगर इस परिभाषा पर सेट नहीं हुआ तो कारक नहीं होगा। देखिए, राम पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया है, गौर से समझिए, बिल्कुल हल्का है और आसान हो जाएगा।
समझने में, ठीक है। पढ़ना एक क्रिया है, यह जो पढ़ता है लिखा हुआ है ना, यह क्रिया का रूप है। जैसे टू गो मेन वर्ब है और उसका रूप चलेगा गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज। उसी प्रकार पठ धातु है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, यह सब क्रिया का रूप है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है, मतलब राम करता है। अब यह कर्ता कारक है कि नहीं है, समझिए। पढ़ना क्रिया, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। पढ़ना क्रिया, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो क्या क्रिया का उसको करने वाले के साथ संबंध नहीं है? मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा इस पठन पाठन की क्रिया के साथ संबंध है कि नहीं है? निश्चित रूप से है, प्रत्यक्ष है कि इसका मेरा इस क्रिया के साथ संबंध है। मैं लिख रहा हूं तो क्या मेरा इस लिखने की क्रिया के साथ संबंध है कि नहीं है? निश्चित रूप से है। इसलिए, और मैं करता हूं, ठीक ना, इस वाक्य में मैं लिखता हूं, इस वाक्य में मैं करता हूं, और इस कर्ता का क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए यह क्या है? कारक है, कर्ता कारक है। और भी आसान भाषा में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, आप अपनी जिंदगी में देखिए, आपका किसी के साथ प्रत्यक्ष संबंध कब समझा जाएगा? जब उसके बिना आपका कोई कार्य बाधित होने लगे, जब उसके बिना आपकी जिंदगी बाधित होने लगे, तब माना जाएगा कि उसका आपके साथ प्रत्यक्ष संबंध है। मेरा मेरे भाई के साथ, मेरा मेरे पिता के साथ, आपका आपके भाई, आपके पिता, आपके दोस्त के साथ प्रत्यक्ष संबंध माना जाएगा, क्योंकि उनके होने न होने से फर्क पड़ता है। अब इसी चीज को यहां अप्लाई कर दीजिए। यह क्या है? क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। राम क्या है? करता है। अब आप राम को भूल जाइए, अब आप क्या देखिए? अब आप कर्ता देखिए और क्रिया देखिए। अब आप राम, श्याम, मोहन, सुमन, दिवाकर, प्रभाकर जो कर्ता है ना, उस कर्ता को उसको भूल जाइए, नाम को। अब आप आइए क्या? कर्ता और क्रिया पर। सोचिए, कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कौन करेगा? कोई कर पाएगा क्या? अरे करने वाला ही नहीं होगा तो क्रिया होगी कैसे? पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो पढ़ेगा, पढ़ने की क्रिया बाधित होगी कि नहीं होगी? वीडियो देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो ये जो दर्शन की क्रिया है, देखने की क्रिया है, वो बाधित स्पष्ट रूप से हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। तो क्रिया कब होगी? जब कर्ता होगा। कर्ता के होने न होने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कर्ता का क्रिया के साथ संबंध है। इसका मतलब कर्ता कारक है। स्पष्ट है कि कर्ता का क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए कर्ता कारक है। और ऊपर में परिभाषा भी तो यही है कि जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कर्ता का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए कर्ता को कारक कहते हैं। अब आप कर्ता में ही यदि चीज को स्पष्ट रूप से पकड़ लिए, समझ लिए, तो आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि यही तरीका, यही कंसेप्ट हर जगह अप्लाई करना है। इसका इसके साथ प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए यह कारक है। इसका इसके साथ प्रत्यक्ष संबंध का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए संबंध कारक नहीं है। कर्म का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए कर्म क्या है? कारक है। यही कंसेप्ट हर जगह अप्लाई करना है समझते हुए। तो ये समझ लिए। उसी प्रकार शिक्षक पढ़ाते हैं। पढ़ाना एक क्रिया है, ठीक, और शिक्षक क्या है? करता है। अगर कर्ता न हो, अगर पढ़ाने वाला न हो, तो पढ़ाने की क्रिया बाधित होगी कि नहीं होगी? सीधे समझिए, पढ़ने वाला नहीं होगा तो पढ़ने की क्रिया बाधित होगी, पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो पढ़ाने की क्रिया बाधित होगी। क्या? घूमने वाला नहीं होगा कोई तो घूमने की क्रिया बाधित होगी, हंसने वाला कोई नहीं होगा तो हंसने की क्रिया बाधित होगी। मतलब कर्ता के होने न होने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए कर्ता का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए
कर्ता क्या है, कारक है। हो गया प्रमाणित, कर्ता कारक है। कैसे है, बिल्कुल आसान भाषा में। अब हम लोग चलते हैं कर्म पर, उदाहरण के अनुसार इसको भी सिद्ध करेंगे। मैं फल खाता हूं, कर्म क्या है समझिए। जब हम कर्म की कारक प्रकरण में जब हम कर्म की परिभाषा पर आएंगे ना तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें फल जो है ना वो कर्म है, ठीक। अभी सिर्फ इतना समझिए, इसमें वाक्य में फल कर्म है। मैं पत्र लिखता हूं, पत्र कर्म है। मैं फल खाता हूं, फल कर्म है। मैं संस्कृत पढ़ाता हूं, यहां संस्कृत कर्म है, ठीक। तो अब इसमें देखिए खाना क्रिया है, अब हमको प्रमाणित करना है यहां क्या है, कर्म है, ठीक ना, फल कर्म है। अब हमको प्रमाणित करना है कि इस खाने की क्रिया का फल के साथ संबंध है। अगर संबंध है मतलब कर्म का क्रिया के साथ संबंध है, ये प्रमाणित हो जाएगा। और हमको यही तो प्रमाणित करना है कि कर्म का क्रिया के साथ संबंध है। जैसे ही यह सामने आ जाएगा कि कर्म का क्रिया के साथ संबंध है, वैसे ही प्रूव हो जाएगा कि हाँ कर्म जो है वो कारक है, ठीक है। तो सोचिए, अगर फल नहीं होगा तो खाने की क्रिया बाधित होगी कि नहीं होगी। अगर फल नहीं होगा तो आप क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे। रोटी नहीं होगा तो क्या खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे। कहने का मतलब यदि कर्म नहीं होगा तो क्रिया बाधित होगी। मतलब कर्म का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब कर्म कारक है। क्यों, क्योंकि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कर्म के का क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए कर्म क्या है, कारक है। इसी प्रकार मैं संस्कृत पढ़ता हूं, मैं संस्कृत कर्म है, पढ़ना क्रिया है। मैं क्या पढ़ता हूं, तो संस्कृत पढ़ता हूं। संस्कृत का पढ़ने की क्रिया के साथ, मैं अभी संस्कृत यहां पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने की क्रिया का संस्कृत के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए क्या होगा, यह जो संस्कृत होगा वह कर्म है और कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। अब करण में हम लोग चलते हैं। करण क्या होता है ना, जो साधकतम है, अर्थात साधन है ना, प्रमुख साधन जो है, मुख्य साधन जो है, उसी को कहते हैं करण, ठीक। परिभाषा में और चीज बातें स्पष्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना समझिए, यहां साइकिल से यह जो है वो साधन है। आपको मान लिया जाए, अभी आपके पिताजी आपको कहें, मान लीजिए आपके घर से आप जहां मार्केटिंग करने जाते हैं, आपका शहर, आपका टाउन जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। आपको कहा जाए कि जाओ शहर से कोई सामान ले आओ, आप क्या कहेंगे, कोई साधन, गाड़ी, या फिर पैसा बस से जाएंगे, या फिर पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कुछ भी। तो वह जो साधन है ना वही क्या है, करण है। तो क्या उस साधन के बिना क्रिया हो पाएगी। शाम को पिताजी आए लौट करके, सामान लाए तो नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, तो साधन नहीं मिला। मतलब उस साधन का उस क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध है, तब तो उस साधन के अभाव में क्रिया भी नहीं हो पाई। साधन नहीं था इसलिए क्रिया नहीं हो पाई। मतलब इस साधन का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। मैं हाथ से लिखता हूं, सोचिए, मैं हाथ से लिखता हूं, यह हाथ है, या फिर मैं लेखनी से लिखता हूं, ठीक है, पूर्ण लेखनी, मैं लेखनी से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो यह लिखना इसी को कहते हैं, ठीक ना, क ख, यह लिखने की क्रिया हुई। तो क्या इस लिखने की क्रिया का इसके साथ संबंध नहीं था। मतलब क्रिया का इस मार्कर के साथ, इस करण के साथ संबंध है, इसलिए यह जो करण है, यह जो मार्कर है वह करण होगा, और करण क्या होगा, कारक होगा, क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार हर जगह देखेंगे, हम देख लेते हैं इसी में। इसी प्रकार संप्रदान में देखिए, हम लोग कर्ता देख लिए, कर्म देख लिए, करण देख लिए। संप्रदान में क्या है देखो, उदाहरण है, राजा गरीब को वस्त्र देता है। यहाँ गरीब को यहाँ संप्रदान है, ठीक। अब देखना है संप्रदान कारक है कि नहीं है। तो वस्त्र देता है, वस्त्र कर्म है, समझ लिए हुए हैं, देना क्रिया है, और
राजा करता है, राजा करता है, वस्त्र कर्म है, देना क्रिया है और गरीब को यहाँ संप्रदान है। ठीक, देने की क्रिया का गरीब के साथ संबंध है कि नहीं है, यही प्रमाणित करना है। मान लीजिए हमने आज संकल्प ले लिया कि किसी व्यक्ति को हम आज कुछ दान देंगे, मैं आज गरीब को वस्त्र दूंगा, लेकिन कोई गरीब वस्त्र लेने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, तो फिर क्या मेरी देने की जो क्रिया है वो संपन्न हो पाएगी? नहीं। मतलब ये जो देने की क्रिया है, अर्थात देना नाम की जो क्रिया है ना, उसका इस संप्रदान के साथ संबंध है। अरे उसे प्राप्ति हो रही है ना, यहां पर वस्तु था इसके हाथ में, इसका अधिकार था, अब इसका अधिकार समाप्त होकर के इस पर इसका अधिकार हो गया। तो ये जो देने की क्रिया है इसका इसके साथ संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है वो कारक है, संप्रदान कारक है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध है। उसी प्रकार अपादान में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ता कहां से गिरा? पत्ता गिरा पेड़ पर से। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा तो गिरना एक क्रिया है। कहां से गिरा? पेड़ से गिरा। मतलब इस गिरने की क्रिया का पेड़ के साथ डायरेक्ट संबंध है। देखिए ये मार्कर का कवर है, मेरे हाथ से यह गिरा, यह गिरने की क्रिया हुई, यह गिरने की क्रिया हुई, और इस गिरने की क्रिया के साथ हाथ का संयोग है ना, हाथ के साथ संबंध है ना, तो यह जो अपादान होगा यह अपादान भी कारक होगा। ठीक, इसी प्रकार यह अधिकरण जो है बिस्तर पर बच्चा है या फिर पेड़ पर कौवा है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, पेड़ पर कौवा है, मैंने सोचा इसको भी लिख ही दें। तो पेड़ पर कौवा है, कौवा कहाँ है? अच्छा, होना एक क्रिया है, यह जो है ना, ये क्रिया रूप है, होना एक क्रिया है और उसी का है जो है वो लट लकार में रूप है। तो होना क्रिया, कौवा कहाँ है? पेड़ पर है, मतलब होने की क्रिया का पेड़ के साथ संबंध है। आधार का क्रिया के साथ संबंध होता है। ठीक, इसलिए अधिकरण जो है वह भी क्या है? कारक है। परंतु यहां संबंध और संबोधन में देखिए, रमेश की गाय चरती है, चरना क्रिया है और रमेश की यहां पर संबंध है, रमेश की यहां पर संबंध है। अब यहां संबंध है तो संबंध कारक है कि नहीं है, यही हमको देखना है। ठीक, देखिए चरना क्रिया है, कौन चर रहा है? गाय चर रही है कि रमेश चर रहा है? गाय चर रही है। रमेश गाय को लेकर के आया, खेत में खूंटे से बांध दिया गाय को और चला गया। रमेश अब चला गया, रमेश अब वहां नहीं है, फिर भी जो चरने की क्रिया है वो बाधित नहीं हो रही है, गाय अभी भी चर ही रही है। मतलब रमेश रहे चाहे नहीं रहे, चरने की क्रिया बाधित नहीं होगी, मतलब रमेश के कारण क्रिया बाधित नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर ये जो रमेश की संबंध है यह संबंध कारक नहीं है। ठीक, यह संबंध कारक नहीं है। हिंदी में कारक है, का है? इस रमेश का क्रिया के साथ तो संबंध नहीं है, लेकिन इस रमेश का गाय के साथ संबंध है। रमेश का क्रिया के साथ संबंध नहीं है, लेकिन रमेश का गाय के साथ संबंध है। और गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हमने पहले ही बोला था, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध हो तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वो कारक होता है। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार यह कारक है क्योंकि इसका संज्ञा के साथ संबंध है। ठीक, तो यह संबंध संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक नहीं है, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक है। हे कृष्णा, संबोधन में, हे कृष्णा तुम्हारी गाय यहाँ है। ठीक, हे कृष्णा तुम्हारी गाय यहाँ है। देखो यहाँ पर हे कृष्णा यहाँ संबोधन है, और संबोधन कहा जाता है किसी को आवाज देने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, अपनी ओर अभिमुख करने के लिए ना संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर मेरे सामने बैठा हुआ है और उसको हम बुलाएंगे, हे बालक, हे रमेश, हे महेश, तो वह संबोधन नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति दूर चला गया हमसे विमुख होकर के, और उसको अपनी ओर अभिमुख करने के लिए हम उसको जोर से बुलाएंगे, हे रमेश, हे कृष्णा, ऐसा जब प्रयोग करेंगे तब वह होगा संबोधन। ठीक, और इस संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध
नहीं होता। इस क्रिया संबंध, इस संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। या फिर ऐसे हम कह दें, अगर वाक्य हम ले, हे कृष्णा तुम मेरी रक्षा करो, तो यहाँ रक्षा करना यह क्रिया है और कहेंगे कि कृष्ण का तो इसके साथ संबंध है, कृष्ण को ही कह रहे हैं रक्षा करने के लिए। तो हे कृष्णा तुम मेरी रक्षा करो, यहाँ रक्षा करना नाम की जो क्रिया है ना, इस क्रिया का तुम शब्द जो आया बीच में, हे कृष्णा तुम मेरी रक्षा करो, तो इस वाक्य में रक्षा करना जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता हो गया तुम, न कि हे कृष्णा। इसलिए इसका संबंध, क्रिया का संबंध तुम के साथ हो जाएगा, कृष्ण के साथ नहीं होगा। इसलिए हे कृष्णा जो है वो संबोधन है, यहाँ पर सिर्फ आवाज देने के लिए कृष्ण को पुकारा जा रहा है, अपनी ओर अभिमुख किया जा रहा है, इसलिए यहाँ संबोधन का प्रयोग है, इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। फाइनली हमने आज की इस कक्षा में क्या देखा, कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के हैं, तो कारक 6 प्रकार के हैं। वो कारक 6 प्रकार के ही क्यों हैं, 8 प्रकार के जो कारक हम लोग जानते थे उसमें 2 जिसको मैंने छोड़ दिया वो कारक क्यों नहीं है, और जो कारक 6 हमने कहा वो कारक क्यों है, हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी निश्चित रूप से, और यदि समझ में नहीं आई तो जहां आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।